Hello, good afternoon. Now I am going to teach you uveitis. In the uveitis, anterior uveitis, intermediate uveitis, posterior uveitis, and panuveitis are included. I am explaining this to you because in your syllabus, uveitis and iridocyclitis are mentioned twice. I mean, uveitis is also mentioned and iridocyclitis is also mentioned. But anterior uveitis is itself iridocyclitis. That's what I want to explain to you. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी यूवीआइटिस पढ़ाने वाला हूं, उसमें एंटीरियर यूवीआइटिस आता है जिसको इरिडोसाइक्लाइटिस कहते हैं, इंटरमीडिएट यूवीआइटिस आता है, पोस्टीरियर यूवीआइटिस आता है और पैन यूवीआइटिस आता है. तो ये यूवीआइटिस में ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पर आपके जो सिलेबस में यूवीआइटिस और इरिडोसाइक्लाइटिस टर्म्स अलग अलग करके दे रखी हैं, परंतु एंटीरियर यूवीआइटिस को ही इरिडोसाइक्लाइटिस कहते हैं. तो इसलिए हम जब ये यूवीआइटिस करेंगे तो उसका जो एंटीरियर यूवीआइटिस है उसी को इरिडोसाइक्लाइटिस कहते हैं, इसलिए वो उसमें कवर हो जाएगा. तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो सिलेबस जब आप देखोगे और जब इसको पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा. तो लेट्स बिगिन द टॉपिक यूवीआइटिस. इसको आयुर्वेद में हम तारामंडल शोथ से कंपेयर करते हैं. तो तारामंडल शोथ इज uveitis तो इसकी डेफिनेशन है द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल लेयर ऑफ द आईबॉल इज नोन एज uveitis. सो आयरस सेलुलर बॉडी और कोराइड की इन्फ्लेमेशन को uveitis कहते हैं, परंतु द टर्म इज फॉर एनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द आई. परंतु आई की किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए इंटीरियर ऑफ द आई के लिए ये टर्म यूज होती है. Then coming to classification, anterior uveitis, intermediate uveitis, posterior uveitis, and panuveitis are anatomical classification of the uveitis. So anterior uveitis, also known as iridocyclitis, is inflammation of the iris and ciliary body. तो यही है जो आपके सिलेबस में iridocyclitis मेंशन्ड है, और ये आरएस और सिलरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है. Second is intermediate uveitis. It refers to the inflammation of pars plana and peripheral part of retina. तो ये सिलरी बॉडी के पास प्लाना और रेटिना के पेरिफेरल पार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, इसको पास प्लानाइटिस भी कहते हैं. थर्ड जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है वो है पोस्टीरियर uveitis. इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्वाराइड एंड रेटिना. तो पोस्टीरियर uveitis जो है क्वाराइड एंड रेटिना की इन्फ्लेमेशन होती है, इसको कोरियोरेटिनाइटिस भी कहते हैं. फोर्थ जो है पैनयूवेआइटिस होता है. इट रेफर टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया. तो होल ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन को हम पैनयूवेआइटिस के नाम से बोलते हैं. Then pathological classification of uveitis. First is suppurative uveitis, second is non-suppurative uveitis. Non-suppurative uveitis is of two types, granulomatous and non-granulomatous. Third is clinical classification. According to clinical classification, it is acute and chronic. Then its etiology. Viral infections responsible to cause anterior uveitis include
herpes simplex, varicella zoster, and other viruses. Then bacterial infection is another important factor which may be granulomatous or pyogenic in origin. And third is non-infectious uveitis is considered to have strong basis, though exact etiology is not known. It may be immune response to some infection of the eye. तो इसके एटोलॉजिकल फैक्टर में वायरल इन्फेक्शन भी आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आती है, नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन भी आती है, और एज ए immune response to some infection. Then pathology. Onset of uveitis can be described as failure of ocular immune system and has similar characteristics as in the inflammation of any other tissue of the body, such as vascular and cellular response. तो ocular response immune system के failure से जो होता है, उसकी वजह से जो है इन टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन होती है. तो वेस्कुलर और सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो दोनों का इसमें रोल है, और ये ओकुलर इम्यून सिस्टम के फेलियर के कारण ऐसा होता है. However, the excretion of inflammation and tissue destruction results due to looseness of the uveal tissue and extreme vascularity. तो बाकी जैसी बॉडी में या अदर टिश्यूज में इम्यून सिस्टम के फेलियर के कारण कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है, वैसे ही आई में भी यूवेटिस के कंडीशन में भी ऐसा ही होता है. पर इसमें इन्फ्लेमेशन है और जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन है वो बहुत रैपिडली या जल्दी होती है, क्योंकि जो है यूवेल टिश्यू वो लूज होता है, उसमें लूजनेस होती है, टाइटनेस नहीं होती, और वहां पे वेस्कुलरिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको वेस्कुलर कोड कहा जाता है. Thus, in every case is associated with marked dilatation and increased vascular permeability. तो इसमें डायलिटेशन, मार्क्ड डायलिटेशन मिलती है और वेस्कुलर परमेबिलिटी मिलती है. Then infiltration of lymphocytes, plasma cells and macrophages of the uveal tissue occur. तो lymphocytes की, plasma cells की और macrophages की जो है infiltrations मिलती है यूवेल टिश्यू में, जो कि यूवेल टिश्यू की इन्फ्लेमेशन को करते हैं, रिजल्टिंग टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवेल टिश्यू. तो ये जो पिक्चर है ये एंटीरियर यूवेइटिस की है, जिसको आयरिडोसाइक्लाइटिस भी कहते हैं. तो आपके सिलेबस में आयरिडोसाइक्लाइटिस, एक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस की टर्म से जो है वो मेंशन है, वो यही है जो अभी हम करने जा रहे हैं. तो एंटीरियर यूवेइटिस और आयरिडोसाइक्लाइटिस टाइप्स इसके हैं, एक्यूट और क्रॉनिक. सेकंड इज एक्सोजीनस और एंडोजीनस. थर्ड इज ग्रेनुलोमेटस और नॉन ग्रेनुलोमेटस. सिम्टम्स में रेडनेस ऑफ द आई, पेन, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन, ब्लड विजन, फ्लोटर्स. साइंस में इसमें है सर्कमकॉर्नियल कंजूशन, केराटिक precipitates. These are proteinaceous cellular deposits occurring at posterior part of the cornea. These are present at the center and inferior part due to conventional current in aqueous and are arranged in triangular fashion. तो केराटिक precipitate जो proteinaceous cellular deposits होते हैं जो posterior part of the cornea पे deposit हो जाते हैं. ये यूजुअली सेंटर और इंफीरियर पार्ट पे होते हैं ड्यू टू कन्वेंशनल करंट इन द एक्वस, और ट्रायंगुलर फैशन में अरेंज होते हैं.
थर्ड इसमें जो साइन है एक्वस सेल्स, ये एक अर्ली फीचर होता है इसका। तो ग्रेडिंग ऑफ सेल्स इज डन एज, तो सेल्स की ग्रेडिंग की जाती है 0 सेल्स माइनस ग्रेड, अगर सेल 1 to 5 है तो प्लस माइनस, 6 to 10 है तो प्लस, 11 to 20 है तो 2 प्लस, 21 to 50 सेल्स है तो 3 प्लस, और अबव 50 सेल्स है तो 4 प्लस की ग्रेडिंग दी जाती है एक्वस सेल्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली। Then aqueous flare, leakage of protein particles into the aqueous humor from damaged blood vessels results into aqueous flare। तो प्रोटीन पार्टिकल्स जब एक्वस ह्यूमर में लीक हो जाते हैं, वो एक्वस फ्लेयर को फॉर्म करते हैं, और ये जो प्रोटीन पार्टिकल्स जो एक्वस में लीक होते हैं वो डैमेज ब्लड वेसल्स के कारण होते हैं। इसकी भी ग्रेडिंग होती है। एक्वस फ्लेयर इज ग्रेडेड एज 0 cells no aqueous flare, plus means just detectable, 2 plus means moderate flare, 3 plus means marked flare, that is details of RS is not clear, 4 plus means intense flare, coagulated aqueous with considerable amount of fibrin। intense flare में जो है aqueous की coagulation हो जाती है और फिब्रिन जो है वो काफी मात्रा में वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। Fifth sign is iris nodules. These are features of granulomatous type of uveitis or iridocyclitis. These may be copious nodules, Osaka's nodules. So copious nodules, these are situated at the papillary border. Posterior synechia may be initiated through them. तो ये papillary border पे present होते हैं। Posterior synechia means adherence of the iris with posterior structures। ये copious nodules के द्वारा हो सकता है। Then Osaka's nodules, these are situated near the collarate which are larger in size। वो Osaka's nodule जो है वो collarate पे present होते हैं और ये साइज में बड़े होते हैं। वो और ये collarate होता है एक जिगजैग फैशन जो आयरिस को दो जोन्स में डिवाइड करता है, पुपिलरी जोन एंड सिलरी जोन। तो ये जिगजैग फैशन में जो लाइन होती है उसको कोलरेट कहते हैं। ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं Osaka's nodules। Then posterior synechia, then pupillary reaction becomes sluggish or absent। pupillary reaction slug हो जाता है, absent होता है। occlusion of pupil may occur due to organization of exudates across entire pupillary area। pupil जो है occlude हो जाता है क्योंकि जो exudates है वो entire pupillary area को occlude कर देते हैं। Next sign, dispersal of pigment on the anterior capsule of lens। Exudates may be deposited on the lens। तो पिगमेंट्स जो है वो एंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस पे डिस्पर्स कर जाती हैं, उनका डिस्पर्सल हो जाता है, और एक्सुडेट्स भी जो है वो लेंस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। Exudates or inflammatory cells may be present in the anterior vitreous after acute iridocyclitis attack। तो एक्सुडेट्स तथा इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो एंटीरियर विट्रस में प्रेजेंट हो जाते हैं जब
एक्यूट इरिडोसाइक्लाइटिस का अटैक होता है। देन कमिंग टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जिसमें लोकल थेरेपी आती है, सिस्टमिक थेरेपी आती है, फिजिकल मेजर्स आते हैं। देन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, देन ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। तो इस प्रकार से हम इसकी ट्रीटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो कमिंग टू नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसमें लोकल थेरेपी, जिसमें माइड्रेटिक साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स देती हैं। ये स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन करेगी या पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन करेगी। माइड्रेटिक साइक्लोप्लेजिक ड्रग है, पीपल को डायलेट करेंगी और आईज को रेस्ट प्रोवाइड करेंगी। These are useful and most effective in acute stage. Commonly used drugs are, जैसे पहले हमने बताया आपको, atropine sulfate, homatropine, cyclopentolate। atropine sulfate जो आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट की फॉर्म में यूज की जाती है 2 से 3 times a day। Then 2% homatropine or 1% cyclopentolate eye drops 2 to 3 times a day is a second choice after atropine sulfate। तो पहला choice atropine sulfate है। They should be continued for 2 to 3 weeks after the condition subsides। कंडीशन के सबसाइड होने के भी 2 to 3 weeks तक ये ट्रीटमेंट जो है जारी रखनी है माइड्रेटिक साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स की इंस्टॉलेशन की। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन शुड बी एडमिनिस्टर्ड लोकली। तो इनको भी लोकली अप्लाई किया जाता है। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, दे प्रोवाइड कवर टू प्रिवेंट सेकेंडरी ऑफ इन्फेक्शन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स को भी डाला जाता है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिस्टमिक थेरेपी में आते हैं और ACTH। तो सिस्टमिक थेरेपी में पहले जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं वो इसलिए यूज होते हैं क्योंकि उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फाइब्रोटिक इफेक्ट होता है। तो ये इसलिए एरिडोसाइक्लाइटिस, एक्यूट एरिडोसाइक्लाइटिस में यूजफुल होते हैं। And ACTH, it is indicated in cases which do not respond to steroid therapy। ACTH को वहां पे यूज किया जाता है जहां पे स्टेरॉइड थेरेपी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। देन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जहां पे स्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहां पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज किया जाता है। Next is immunosuppressive drugs। These are used only in extreme cases and where there are chances of occurrence of blindness। These include cyclophosphamide, chlorpromazine, azathioprine and methotrexate। तो इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स को वही यूज किया जाता है जो केसेस में ब्लाइंडनेस होने का खतरा है। तो इसके लिए जो ड्रग्स हैं वो साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोरप्रोमाज़िन, एज़ाथियोप्रिन एंड मेथोट्रेक्सेट यूज होती हैं। तो एक्सट्रीम केसेस में ही इनको यूज किया जाता है, अदरवाइज नहीं। देन फिजिकल मेजर्स में आता है हॉट फर्मेंटेशन। इट कैन बी डन एज ड्राई और वेट हीट। इट रिड्यूसेस पेन एंड इंक्रीजेस सर्कुलेशन। ये ड्राई और वेट हीट दोनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ये पेन को रिड्यूस करता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है। देन डार्क गॉगल्स, these provide comfort as they reduce blepharospasm, photophobia and lacrimation।
तो ब्लेफेरोस्पाज्म, फोटोफोबिया एंड लैक्राइमेशन को प्रिवेंट करने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए डार्ट गॉगल्स जो वियर किए जाते हैं। ब्लेफेरोस्पाज्म आई थिंक आपको याद होगा क्या होता है। इट इज फोर्सफुल क्लोजर ऑफ द आईलिड्स। Then coming to third part of treatment is specific treatment. The cause should be found and treated adequately and vigorously. तो cause को find करना और उसको पूरी तन्मयता से treat करना। Then fourth is treatment of complications. अगर कोई complications arise हो जाती है, if any complication do occur despite the mentioned vigorous therapy, it must be treated adequately in addition to non-specific treatment of the iridocyclitis. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है तो उसको विग्रस थेरेपी जो हम चला रहे हैं उसके साथ साथ जो है हमें नॉन स्पेसिफिक एरोडाइसाइक्लाइटिस की ट्रीटमेंट के साथ और विग्रस थेरेपी के साथ कॉम्प्लिकेशन की ट्रीटमेंट भी एडुकेटली करनी पड़ेगी। Then it was anterior uveitis, also known as iridocyclitis. तो हमारा एक टॉपिक तो खत्म हो गया है। अब जो uveitis पूरे वाला टॉपिक है उसमें posterior uveitis आता है, वो है inflammation of choroid is known as posterior uveitis. तो choroid की inflammation को posterior uveitis कहते हैं। As it is almost always involved retina, the term chorioretinitis is used for the resultant lesion. तो कोराइड के साथ रेटिना भी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए रिजल्टेंट टर्म जो है या रिजल्टेंट लीजन जो है उसको कोरियोरेटिनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोस्टीरियर यूवेटिस को कोरियोरेटिनाइटिस भी कहा जाता है। तो एटियोलॉजी और जो पैथोलॉजी है वो एंटीरियर यूवेटिस की ही समान है। These are same as anterior uveitis. इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो हैं पोस्टीरियर uveitis में फर्स्ट सिम्टम्स में है फ्लोटर्स, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, photopsia, that is seeing flashes, flashing of lights, blood vision, absence of pain. तो ये जो है हमें सिम्टम्स मिलते हैं। तो विजन का लॉस, पेरिफेरल विजन का लॉस कोडोमा भी कहलाता है। साइंस में विट्रस ओपेसिटीज प्रेजेंट होती हैं। These may be fine, coarse, stingy or small snowball opacities. तो विट्रस ओपेसिटीज जो होती हैं वो फाइन होती हैं, कोर्स होती हैं, स्टिंगी होती हैं और स्मॉल स्नोबॉल ओपेसिटीज के फॉर्म में होती हैं। तो विट्रस ओपेसिटीज इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। Then patch of choroiditis may be pale yellow or dirty white raised with ill-defined margins. तो इसमें कोराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि कलर में पेल येलो या डर्टी वाइट की होती है और रेज्ड होती है, उभरी हुई होती है और उसकी मार्जिन जो है वो इल डिफाइंड होती हैं। In atrophic stages, the affected area becomes sharply defined and delineation from the rest of normal areas take place. Atrophic condition में जो है affected area जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, शार्पली डिफाइंड हो जाता है और अलग हो जाता है और बाकी नॉर्मल एरिया से, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नॉर्मल एरियाज। कोराइड की इन्फ्लेमेशन जब होगी तब।
ट्रीटमेंट जो है इसकी इट इज सेम एज फॉर द एंटीरियर यूवेटिस। तो एंटीरियर यूवेटिस की जैसी इसकी 3 फॉर्म की ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो सारी ट्रीटमेंट इसकी एंटीरियर यूवेटिस की जैसी है। तो इस प्रकार से यूवेटिस का ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूवेटिस और इरिडोसाइक्लाइटिस में आपस में क्या रिलेशन है। तो जो इरिडोसाइक्लाइटिस है उसको एंटीरियर यूवेटिस भी कहते हैं और एंटीरियर यूवेटिस को इरिडोसाइक्लाइटिस भी कहते हैं। बात एक ही है। तो वहाँ आपके सिलेबस में एक्यूट इरिडोसाइक्लाइटिस दे रखा है, वो हमने करवा दिया है। और यूवेटिस दे रखा है, उसमें हमने एंटीरियर यूवेटिस, इंटरमीडिएट यूवेटिस, पोस्टीरियर यूवेटिस, पेन यूवेटिस सारे करवा दिए हैं। और इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गिव टाइम टू स्टडीज, थैंक यू, गुड डे।